हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो डेली टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है, आज उसका 38वां टेस्ट है और आज के इस टेस्ट में हम उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, ये हमारी यूनिट नंबर 5 का टॉपिक है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा टिपिकल भी है और थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, इसलिए इसे हम 2 भागों में बांट करके देखेंगे। आज अपने कुल 20 प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। ये हमारी 5वीं यूनिट है और 5वीं जो यूनिट है उसमें संसद के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सारी चीज़ों को अपने देख चुके हैं। आज अपने उच्चतम न्यायालय के विषय में बात करने वाले हैं। कल भी अपने इसका दूसरा भाग ही देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने इसका लेक्चर देखना है तो इसका लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप बाकी लेक्चर भी देख सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों, कैसे हुई थी? 1950 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के द्वारा या फिर भारतीय संविधान के द्वारा कब की गई थी? दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। कैसे हुई है? भारतीय संविधान के द्वारा हुई है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 के अंदर हुई। भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 124 में जो है वो इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है? दोस्तों, 20 है, 25 है, 34 है या फिर 31 है? दोस्तों, कितनी है वर्तमान में संख्या? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 34। अभी के अनुसार पूछा जाए तो कितनी है? 34 है। दोस्तों, हमने अभी बात की थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 124 में ही न्यायाधीशों की संख्या का भी उल्लेख किया गया है। दोस्तों, जब संविधान प्रारंभ हुआ तो उच्चतम न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की संख्या थी 1+7। कितनी थी? 1+7। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अतिरिक्त न्यायाधीश थे। दोस्तों, उसके बाद में देखिएगा 1950 की बात है। 1956 की बात करें तो 1956 में 11 हो गए। 1960 की बात करें तो 14 हो गए। 1978 की बात करें तो ये 18 हो गए। 1986 के अंदर अपने देखें तो इसमें 26 हो गए। 2008 की अगर अपने बात करें तो 31 हो गए थे। ये सारे मुख्य न्यायाधीश समेत अपने इनकी बात कर रहे हैं। तो अभी कितने हैं? ये सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के तहत देखिएगा वर्तमान में जो संख्या है वो 30 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 33 कर दी गई है। जो जज हैं उनकी संख्या प्लस में एक मुख्य न्यायाधीश है। तो अगर आपसे कुल पूछी जाए तो वर्तमान में संख्या कितनी हो गई? 34 हो गई। दोस्तों, तो वर्तमान संख्या कितनी है? 34 है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास में है? भारत के राष्ट्रपति के पास में है, संसद के पास में है, मुख्य न्यायमूर्ति के पास में है या फिर विधि आयोग के पास में है? दोस्तों, ये पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय में अभी हमने देखा था कि संख्या बढ़ रही थी, तो ये संख्या बढ़ाने की जो पावर है वो किसके पास में है? दोस्तों, किसके पास में है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर यानी संसद के पास में है। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे और संसद समय समय पर जो है न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। दोस्तों, तो फिर आप समझ गए होंगे कौन कर सकता है। बढ़ाने की शक्ति किसके पास में है? संसद के पास में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा हमारा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अगर कार्य नहीं करना चाहता है तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? मुख्य न्यायाधीश को या फिर राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को या फिर विधि मंत्री को? किसको देगा? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। 124(2) क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटा सकते हैं? किस प्रकार से हटाया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश की इच्छा के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। कैसे हटा सकते हैं?
क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर जो है इसे हटाया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 124(4) की। यहाँ जो बात कही गई है कि उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। तो यहाँ हमें याद रखना है किसके द्वारा हटाया जा सकता है संसद द्वारा, कैसे? दो आरोप हैं, एक तो साबित कदाचार और दूसरा जो है वो है असमर्थता। इसके आधार पर जो है उसे हटाया जा सकता है, लेकिन हटाए जाने के लिए प्रत्येक जो सदन है अपनी कुल सदस्य संख्या का क्या हो? बहुमत। किसका बहुमत माना? कुल का तो बहुमत होना चाहिए और उपस्थित व मतदान करने वालों का कितना होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए, तब उसको हटाया जा सकता है। इसके द्वारा समर्थित जो समावेदन है, इसमें जो भेजा जाता है उसे समावेदन कहते हैं। समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष भेज करके इसे हटाया जा सकता है। दोस्तों एक और बात याद रखिएगा, कई जगह आप इसमें महाभियोग शब्द पढ़ लेते हैं, लेकिन महाभियोग जो है वो केवल राष्ट्रपति के लिए होता है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके लिए संविधान में केवल हटाना शब्द ही है जिसकी हमें बात करनी है। दोस्तों इसके अलावा अन्य किसी शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला छठा हमारा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? दोस्तों कितनी है? 62 वर्ष है, 63 वर्ष है, 64 वर्ष है या फिर 65 वर्ष है? दोस्तों कितनी है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की? यहाँ और आप जोड़ सकते हैं, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है कितनी है? तो वो है 65 वर्ष। 65 वर्ष की आयु तक वो रहता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न के। 7वां, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है, कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग, विधि आयोग या संसद के द्वारा या फिर मंत्रिपरिषद के द्वारा? कौन करेगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है संसद। संसद के द्वारा जो है इनका वेतन निर्धारित किया जाता है। दोस्तों आर्टिकल 125(1) के तहत क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। संसद के द्वारा जो भी विधि बनाई गई है उसके अनुसार किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, कहाँ कर सकता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में या किसी भी न्यायालय में नहीं। हमने कहा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है तो उसके बाद में वो वकालत कहाँ कर सकता है? रिटायर होने के बाद में कहाँ कर सकता है? दोस्तों कहीं पर भी नहीं, किसी भी न्यायालय में नहीं। इससे ऊपर कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कहाँ जाएगा दोस्तों? और जो कहा गया है आर्टिकल 124(7) में जो कहा गया है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। कि 9वां हमारा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर विधि मंत्री? कौन करेगा दोस्तों? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है नंबर 3, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की। हमने किसकी कही? कार्यवाहक की। आर्टिकल 126 में जो कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ऐसा कब किया जाएगा? जब मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो? रिक्त हो या वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, असमर्थ हो, तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर 2-3 प्रश्न बनते हैं। कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल 126 में किया गया है। क्यों कर सकता है? या तो पद रिक्त है या फिर वो कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की। 10वां हमारा प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपबंध नहीं होता, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों नंबर 4।
न्यायालय के किसी सत्र के लिए अगर न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता तो उस समय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 127(1) में जो कहा गया है, यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र का आयोजित करने या चालू करने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पूरी नहीं है या पर्याप्त नहीं है, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो उच्च न्यायालय कहाँ से लाएगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। हाँ, लेकिन करता कैसे है? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। कैसे करेगा? पूर्व सहमति से, और जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श के बाद में करता है दोस्तों। अब देखिएगा, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही है। अन्य जो भी न्यायालय हैं वहाँ पर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 11वां हमारा प्रश्न है। 11वां प्रश्न पूछ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा करता है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या कितनी होती है? 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है? हमने कहा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुशंसा राष्ट्रपति को करने वाला जो मंडल है उसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, हम क्या पूछ रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने सदस्य उसमें होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? सही आंसर है 4 होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वां हमारा प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत आती है, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत आती है, या फिर मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है, या फिर रिट अधिकारिता के अंतर्गत आती है? हमने कहा केंद्र और राज्यों के मध्य किसी प्रकार का विवाद है तो उसको जो निर्णय करने की शक्ति है वो जो उच्चतम न्यायालय है उसकी कौन सी शक्ति में आती है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ये कौन सी अधिकारिता में आती है? मूल अधिकारिता में आती है। ये आर्टिकल 131 में यानी 131 में कहा गया है। देखिएगा दोस्तों, भारत सरकार और किसी राज्य का मामला हो, एक से ज़्यादा राज्य हो सकते हैं, या राज्य राज्य का कोई मामला हो, तो इन सभी का जो निर्णय होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होता है और ये सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है दोस्तों। 13वां हमारा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है, अंतरशासकीय विवादों में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है, यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है, इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। दोस्तों क्या होगा दोस्तों, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है, हमें सही नहीं है यानी गलत कथन को छांटना है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर। 1 नंबर गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। क्यों है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। रिट जारी करने का अधिकार उसके पास में है आर्टिकल 32 के अनुसार, ये लेकिन ये अनन्य नहीं है, यानी इसी के पास नहीं है, इसके अलावा भी है। हाई कोर्ट के पास में भी आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है, तो अन्य शक्ति है ऐसा अपने नहीं कह सकते। बाकी सारे विकल्प हमारे क्या है? सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 14 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? गोलकनाथ, A.K. गोपालन, केशवानंद भारती और मेनका गांधी। इस क्वेश्चन को अपने पहले भी मूल अधिकार में कर चुके हैं, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है 3 नंबर। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का ये जो वाद था, इसमें कुछ और चीज़ें याद रखिएगा। 1973 में था और इसमें 13 सदस्य बैठे थे। कितने सदस्य बैठे थे? 13 सदस्यीय संविधान पीठ थी ये। अब इसके अलावा एक और जो बड़ी पीठ है उसको भी याद रखना। इसके अलावा कौन सी थी? ये गोलकनाथ जो केस है, इसमें संविधान की दूसरी सबसे बड़ी पीठ बैठी थी। इसमें 13 सदस्य थे, इसमें 11 थे दोस्तों। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद है, ये 1967 का है। इसमें 11 सदस्य बैठे थे। इसमें कितने थे? 13 थे। कई बार ये भी पूछ लेता है। सबसे ज़्यादा बड़ी तो इसी में थी, दूसरी में कौन सा था? गोलकनाथ का नाम आता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
तो 15वां हमारा प्रश्न है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके कौन से अधिकारिता के अंदर? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या है? हमने कहा कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास में लाए जा सकते हैं। ऐसा कोई भी विवाद जिसमें संविधान की व्याख्या का मामला हो तो कहाँ लाएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के पास, लेकिन इसमें ये सर्वोच्च न्यायालय के कौन से अधिकार में आता है? ये आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर। कौन से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा 16वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकारिता रखता है, यह केवल मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह केवल परामर्श संबंधी अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। हमें इनमें से बताना है सही क्या है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों सारे ऑप्शन को। कौन सा है इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 4। ये मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। दोस्तों आर्टिकल 131 की बात करें तो मूल जो इसके क्षेत्राधिकार हैं वो शामिल है। 132 से लेकर के 136 तक अनुच्छेद हैं, उसमें अपीलीय एक क्षेत्राधिकार है। 143 के तहत कौन से आगे? सलाहकारी या परामर्शकारी। राष्ट्रपति जब सलाह मांगता है तो आर्टिकल 143 के तहत वो मांगता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलेखन हेतु अधिकृत करता है? हमें बताना है संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश के पुनर्विलेखन हेतु अधिकृत करता है। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन देखिएगा हमारे पास में है, अनुच्छेद 137 है, अनुच्छेद 130 है, अनुच्छेद 139 है, या फिर अनुच्छेद 138 है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है 137, यानी पहला हमारा सही है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत जो है संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के या 145 के अधीन या फिर अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन के लिए इसे अधिकृत किया जाता है। दोस्तों 137 और 145 भी इसी से संबंधित है। हम किसकी बात करें? 137 जो है वो संसद के लिए आता है। दोस्तों क्या कहा? दोबारा से सुन लीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत क्या कहा गया है? संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या फिर अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलेखन हेतु अधिकृत किया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 18वां हमारा प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्न क्षेत्राधिकार है। क्या है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत है तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनर्विलोकन करना, निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना, कानूनों का इस दृष्टिकोण से परीक्षण कि क्या उसके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 1, यानी कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत है तो उसे असंवैधानिक घोषित करना ही न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आता है। यानी कोई कानून या आदेश इस प्रकार का हो जो संविधान के विपरीत है दोस्तों, तो उसे असंवैधानिक करना ही न्यायिक पुनरावलोकन की श्रेणी में आता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि उन संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों को जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों ऑप्शन है 127, 122, 126 या फिर 139। कौन सा है दोस्तों? इसमें क्या कहा गया है? दोबारा देख लीजिएगा। किस अनुच्छेद में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, यानी संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं होगी। अनुच्छेद 122। सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों के जांच न किए जाने के लिए प्रावधान किया गया है। दोस्तों बात करें 20वें प्रश्न के, जो आज का अपना अंतिम प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास में है?
आई होप ये सभी का सही होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद या फिर सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए संविधान का संरक्षण कौन है तो भी वही आंसर होगा। अगर पूछा जाए संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास में है तो भी उसका एक ही आंसर होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय है, उसी को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। यानी कोई मामला उलझा हुआ है जहाँ पर संविधान की व्याख्या करने की आवश्यकता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय ये कार्य करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न जो उच्चतम न्यायालय से संबंधित थे। कल भी इसी से जुड़े हुए कुछ और प्रश्नों को अपने देखेंगे। आई होप कि ये क्लासेज आपको पसंद आ रही है। अगर आ रही है तो लाइक कर देना। किसी प्रकार के कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया है तो भी कर लेना। बेल आइकन दबा लिया करो ताकि क्लास आते ही तुरंत प्रभाव से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पीडीएफ और अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है अतुल्य आरएस, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।